मैं राजीव सर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज वही इतिहास में जो अशोक सम्राट अशोक के विषय में पढ़ाया जा रहा था उसके आगे मैं और पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं मित्र। और देखा जाए तो उसके पहले मैंने उनके जीवन परिचय बताया आपको। कलिंग की युद्ध किया, कलिंग की युद्ध होने के बाद इतने बड़े नरसंहार होने के बाद एक देखा जाए तो ये अशोक का मन बदल गया और बदलने के बाद उन्होंने धम देखा जाए तो जहाँ रण घोष था वहाँ धम घोष अपना लिया मित्र। और उसी के साथ साथ मतलब देखा जाए तो जीवन भर क्या कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया मित्र। उसी को आगे भर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ मित्र। हमने एक चीज बता था, 14 बृहद शिलालेख लिखवाया। कौन लिखवाया भैया? सम्राट अशोक ने। दूसरी बात बता दूं, 84,000 स्तूपों का भी निर्माण किया था। एक इसको भी ध्यान देते रहिए। कितने? 84,000 स्तूपों का। और एक चीज बता, 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, मगर वो स्तूप को तोड़ा किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने, मगर 2 स्तूपों का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया ही है। दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा। वो अपन देखा जाए 14 बृहद शिलालेख में प्रथम शिलालेख कहता है कि प्रजा मेरी क्या है? संतान है। वो मतलब प्रथम शिलालेख में कहता है कि प्रजा मेरी क्या है? संतान है। और दूसरे में कहता है कि धर्म क्या है, मतलब धर्म क्या है। और सातवें में उसकी व्याख्या करता है, अपा सिंबे बहु कायने दया दाने सच्चे सोच में माधवी साध्वी चा। तो मित्र वही है बहु, देखिए अपा सिंबे बहु कायने दया दाने सच्चे सोच में माधवी साध्वी चा। मतलब कहने पाप, अपा सिंबे का मतलब होता है पापों से मुक्ति, और बहु कायने का मतलब होता है बहुत लोगों का कल्याण। और दाने मतलब देखिए दया दान मतलब दया दान करना चाहिए। सच्चे मतलब है कि सच्चे मतलब देखा जाए तो सोच समझ के साधुता की भावना, ज्यादा सभ्यता की भावना करना चाहिए। और माधव साधवे मतलब है मधुरता की वाणी बोलना चाहिए। किससे बोलना चाहिए? मधुरता की वाणी। च माने क्या होता है? और होता है। तो मित्र देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म जब अपना लिया तो अपने प्रचार प्रसार करने के लिए, मतलब बौद्ध धर्म को और लोगों को प्रेरित करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को लगा दिया। पुत्र मतलब अपने पुत्री और पुत्र दोनों को लगा दिया मित्र। पुत्र कौन था? संघमित्रा। और मतलब सॉरी, पुत्र कौन था? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा थी। ये दोनों को लगा दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या किया? श्रीलंका तक अपना प्रचार प्रसार किया था। श्रीलंका के राजा कौन थे? तिस्स थे। श्रीलंका के राजा कौन थे? तिस्स थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब देखिए, अशोक ने अपने महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। और वहां का शासक क्या था? तिस्स था। तो अशोक की एक पत्नी थी, मैंने बताया 17 रानियां थी अशोक की। कितनी रानियां थी? 17 रानियां थी मित्र। उसमें से एक रानी बड़ी नाराज थी इनसे भगवान जाने क्या नाराज थी। तो अशोक की पत्नी थी तिसराखा। इन्होंने क्या किया था? तिसराखा इन्होंने बौद्ध वृक्षों को कटवा डालते थे। जो बौद्ध वृक्ष था उसको कटवा डालते थे ये तिसराखा ने। अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रथम निग्रोध नामक भिक्षुक से लिया था। जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था निग्रोध नामक भिक्षुक से लिया था। मगर प्रेरणा की हम बात करते हैं, उसके बाद उपगुप्त नामक ने, बौद्ध विद्वान थे, उपगुप्त नामक थे, परंतु उनसे संतुष्ट न होकर मोगल पुत्र तिस्स, अब आप समझ सकते हैं, मोगल पुत्र तिस्स के प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म को पूर्णतः अपना लिया। कहा कि मैं आज के बाद यही। अब मोगल पुत्र तिस्स वही नहीं है। आपको बता दो, एक और बात बता दो मित्र। अशोक ने 251 और 52 में इन्होंने देखा जाए तृतीय बौद्ध संगीत बुलाया था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत कहां बुलाया था? पाटलिपुत्र में बुलाया था तृतीय बौद्ध संगीत सम्मेलन। और उसमें अपने अध्यक्ष किसको बनाया था? मोगल पुत्र तिस्स को बनाया था। समझे? और शासक कौन था? अशोक था। तो देखा जाए तो ये कुल मिलाकर मोगल पुत्र तिस्स वही है। और मौर्यकालीन कला की हम बात कर लें तो कला जरा ध्यान दीजिए, 1750 ईस्वी में इसकी कला की खोज की गई। और किसने किया था? देखिए टी पेंथेलर ने इन्होंने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और खोजा था। और ये पढ़ा कब गया? 1837 में पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा गया था। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। ये कई बार पूछा है कि भैया देखिए, अभिलेखों को पढ़ने वाला कौन था? अभिलेख को पढ़ने वाला कौन पहला, मतलब देखा जाए तो कौन आया? तो यही पढ़े थे। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ये दिल्ली टोपरा पढ़ा था। आया? क्लियर हुआ मित्र? और जरा ध्यान दीजिए,
लिपि की हम बात कर लें, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, आरमाइक लिपि, मतलब इनकी लिपियां जो होती 4 लिपियां का इनका मतलब हमको उल्लेख मिलता है। पहला हमको ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक, इतने लिपियों को। ब्राह्मी लिपि की और खासियत बता दूं, जो ब्राह्मी लिपि थी बाएं से दाएं लिखी जाती, खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और ग्रीक आरमाइक जो लिपियां होती थी ये उर्दू की तरह होता था। जैसे उर्दू होता था वैसे ही यूनानी लिपि होती थी मित्र। अब भाषा कौन सी थी भैया? भाषा आपकी प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी। अभिलेखों की हम बात कर ले तो अभिलेख कितने प्रकार के होते थे आप बता दूं। एक पहला अभिलेख है शिलालेख, शिलालेख, और दूसरा स्तंभ लेख और गुहा लेख। ये 3 प्रकार के अभिलेख होते थे। तो मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी किया हूं मित्र। आइए देखते हैं। शिलालेखों की हम बात करते हैं, 14 शिलालेख होते थे और लघु भी शिलालेख होते थे। तो देखिए जहां तक सवाल है, देखिए शिलालेख ऐसे होते थे, आप देख सकते हैं इसमें 14 लाइनें बनी होती थी। कितने लाइन होती थी? 14 लाइन होती थी। और स्तंभ लेखों की हम बात कर लेते हैं। स्तंभ लेख की संख्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पशु का चित्र बना हुआ है, इसमें फलक है, ये आपका फलक है। और ये देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि आवागमुखी कमल है, ये आवागमुखी कमल है। और यहाँ पर देखा जाए एक लाट होती थी, ये क्या है? लाट है, लाट या यष्टि, इसको कहते हैं स्मक पत्थर कहा जाता था, इसको एक स्मक पत्थर कहा जाता था, इसी को स्तंभ लेख कहा जाता था। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसी को हम लोग गुहा लेख कहते हैं। गुहा लेख का आप चित्र देख सकते हैं मित्र, आप अपने वीडियो को स्क्रीन को बढ़ा कर देख सकते हैं मित्र। और देखा जाए तो जहां और भी सवाल देखा जाए तो वृद्ध शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी मित्र? 8 शिलालेख थी। अब आपको बता देते हैं, बड़े बड़े जो शिलालेख होते थे 8 होती थी। जैसे शाहबाजगढ़ी है, ये पाकिस्तान में है, मनसेहरा है पाकिस्तान में है, और कालसी है उत्तराखंड में है, और सोपारा है महाराष्ट्र में है, और देखा जाए देखिए एरेगुंडी ये आंध्र प्रदेश में है, और देखा जाए जोगड़ की हम बात करते हैं, जोगड़ उड़ीसा में है, और देखा जाए गिरनार पर्वत गुजरात में है, और देखा जाए धाव से धौली है, ये उड़ीसा में है। तो ये कुल मिलाकर 8 वृद्ध शिलालेखों का उल्लेख मिलता है मित्र अशोक के। और देखा स्तंभ लेखों की संख्या की बात कर ले तो 7 स्तंभ लेख है मित्र। कितने हैं? 7 स्तंभ लेख है। अब आप समझ सकते हैं दिल्ली टोपरा और दिल्ली टोपरा, मतलब हमारे दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, ये दोनों बनाने वाला कौन है मित्र? ले आने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। अब आप समझ सकते हैं फिरोज शाह तुगलक शासक था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। आइए देखते हैं। लवरिया की हम बात करते हैं, अरराज, ये कहाँ है? बिहार में है। और एक लवरिया नंदगढ़ है, ये दोनों बिहार में है। लवरिया अरराज और लवरिया नंदगढ़ ये दोनों बिहार में है। कहाँ है? चंपारण जिला है। और रामपुरवा की हम बात कर ले, यूपी में है, यूपी में है। और देखा जाए प्रयाग में क्या है? कौशाम्बी, आप नाम सुनते हैं। प्रयाग प्रशस्त की रचना हरिशरण ने किया है, आप समझते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि होते थे। और आपको बता देते हैं अकबर द्वारा इसको इलाहाबाद में स्थापित किया गया। इलाहाबाद कहाँ स्थापित किया? किले में स्थापित किया मित्र। तो ये हमारा कुल मिला के एक छोटा सा वीडियो है मित्र, और आप लोग प्रेम इसे बना रहे और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।